आप सभी लोग जानते हैं कि सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस मुख्य परीक्षा में लिखित परीक्षा में एक पेपर आपका निबंध का भी होता है। ऐसे की बात कर रहा हूँ। और निबंध का पेपर मेरिट बेस्ड पेपर है। मेरिट बेस्ड पेपर कहने का मतलब है कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है उसमें निबंध के नंबर भी जोड़े जाते हैं। लेकिन निबंध की तैयारी को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। अगर आप देखिए इसे गंभीरता से ले लिया जाए ना तो बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं निबंध में। और इसका अलग से कोई आपको सिलेबस भी नहीं पढ़ना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और लिखने की कला आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप लोग निबंध का सिलेबस देखें ना तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा और उनसे अपेक्षा की जाएगी कि निबंध के विषय पर केंद्रित रहें। यानी कि जो आप टॉपिक चुन रहे हैं, जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसके आसपास ही आप लोगों को लिखना है। उस टॉपिक से भटकना नहीं है, उसी टॉपिक पर आपको केंद्रित रहना है। अपने विचारों को सुनिश्चित रूप से व्यक्त करें और संक्षेप में लिखें। 1000 से 1200 शब्दों में आप लोगों को लिखना होता है एक निबंध। प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति के लिए अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी कि आपका जितना निबंध प्रभावी है उतना अच्छा रहेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। और मैं कहता हूं कि सप्ताह में कम से कम एक निबंध आप लोग जरूर लिखा करिएगा। और कुछ बातें आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आप लोग सोच लीजिए, पढ़ लिया करिएगा। टॉपिक आपको दिए रहते हैं, उसके बाद आप लोगों को तय करना है कौन सा टॉपिक आपने चुनना है, जिस पर 1000 से 1200 शब्द आप लोग लिख सकते हैं। जो आपको पसंद हो टॉपिक उसे चुना करिएगा। और फिर आप देखते हैं कि जो टॉपिक आप चुन रहे हैं उसी के आसपास ही आपको सब कुछ लिखना है, उससे भटक नहीं जाना है। ठीक है। और बाकी आप देखिए कोई महापुरुष ने कुछ बातें उसके बारे में कही हुई हैं, उस टॉपिक के बारे में करंट में वो चर्चा में बना हुआ है, तो वो सब आप लोग लिख सकते हैं। वहाँ उनके वाक्य लिख सकते हैं, उनका नाम लिख सकते हैं। देखिए ए सामने आप लोग कॉपी देख रहे हैं, ए है मुकेश कुमार लुनायत की। इनकी रैंक थी 587, 2017 के सिलेक्टेड हैं और हिंदी मीडियम से हैं। तो इन्होंने मॉक टेस्ट दिया होगा दृष्टि में, वही कॉपी है। और आप सभी जानते हैं निबंध 3 घंटे का रहता है और 250 नंबर का रहता है। कितने नंबर रहते हैं? 250 नंबर रहते हैं। बहुत सारे लोगों की आप देखिए 150 160 नंबर तक आ जाते हैं 250 में से। और आप देखिए बहुत सारे लोग 40 पर आ जाते हैं, 30 तक आ जाते हैं। यहां आप देखिए जो प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश रहते हैं ना, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ लिया करेगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। अब आप देखिए आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में ही आपको लिखना है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। 1000 से 1200। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा गया कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णता काट दें। कोई पेज खाली रह जाता है तो उस पर इस तरह से आप काट सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए खंड 2 दिए गए और प्रत्येक में से एक एक निबंध चुनकर 2 निबंध लिखना है और प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे और दोनों 125-25 नंबर के हैं, यानी कि टोटल 250 के। खंड ए यानी कि सेक्शन ए, इसमें आप देखते हैं कि आपके सामने 4 टॉपिक दिए गए हैं। पहला कह रहा है यदि धन दूसरों की भलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य है, क्या है? यदि धन दूसरों की भलाई के लिए प्रयुक्त होता है तो इसका कोई मूल्य है, अगर नहीं तो यह केवल बुराइयों का ढेर है और इससे जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना बेहतर है। दूसरा कह रहा है कि दोहरा तुलन पत्र संरक्षण। तीसरा कह रहा है कि आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रत्येक कदम आगे की ओर नहीं है। और आप देखिए प्रतीक्षा ना करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। ये 4 टॉपिक आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से एक टॉपिक आपको चुनना है, उस पर निबंध लिखना है। अब आप देखिए इन्होंने चौथा टॉपिक चुना है, प्रतीक्षा ना करें, समुचित समय कभी नहीं आएगा। सही समय कभी नहीं आएगा, आप लोग सही समय को सही अपने हिसाब से बना लीजिए। अब आप देखिए अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। प्राचीन काल से ही यही कहावत प्रचलित रही है और समय के बीत जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं मिलता है। इस संसार में केवल एक ही चीज ऐसी है जो किसी का भी इंतजार नहीं करती, वह है समय। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता है, समय उसका सम्मान नहीं करता है। और इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से कहता भी हूँ कि आपके पास पैसा है, पैसा दे दीजिए किसी को उधार, किसी पर पैसा खर्च कर दीजिए, लेकिन समय मत दीजिए अपना कीमती। सामान्य मनुष्य स्वभाव से भाग्यवादी रहा, वह अपनी असफलता के लिए समय को कोसता है। कई बार वह इसी भाव के साथ आप देखिए निष्क्रिय रहता है कि अभी
उसका समय सही नहीं चल रहा है, सही समय के आने पर ही वह सफल हो पाएगा। वस्तुतः ऐसा कुछ भी सत्य नहीं है। समय अपने आप में आप देखिए अमूर्त अमूर्त अवधारणा है, और आप देखते हैं कि उसके सही या गलत होने का गुण नहीं पाया जाता है। मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के नाते उसको उसमें सही या गलत होने का निर्धारक है। मनुष्य उसमें अर्थ भरता है, मूर्तता लाता है। और अतः मनुष्य के कर्म आप देखेंगे कि सही या गलत समय निर्धारित करते हैं। समय की सबसे रोचक महिमा है कि यह किसी का इंतजार नहीं करता है, इसे टाला नहीं जा सकता है। अतः जो मनुष्य निष्क्रिय होकर केवल अच्छा समय आने का इंतजार कर रहे हैं, वास्तव में वे आप देखते हैं वैसा समय कभी आता ही नहीं है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा रहता है, नित्य, शाश्वत और अमूर्त। और देखिए शब्दों को बड़े शुद्धता से लिखा करिएगा। इतनी अच्छी तो राइटिंग होनी चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए, जो कॉपी चेक कर रहा है आपकी। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर ना होकर अथाह प्रयास और कठिन मेहनत करता है तो वह समय को भी अपनी ओर मोड़ सकता है। मेहनत की बात हो रही है। आशा है कि समय आने अपने आप में सही या गलत ना होकर उसके उचित या अनुचित होने का निर्णय मनुष्य विशेष की अभिव्यक्ति, चरित्र और व्यक्तित्व द्वारा तय होता है। जो मनुष्य समय का महत्व समझते हैं एवं सम्मान करते हैं, समय को उसका सम्मान करना पड़ता है। और आप देखेंगे वर्तमान के इस प्रतिस्पर्धी युग में समय की इसी महानता का समझना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति, समाज, समुदाय या राष्ट्र केवल अच्छे समय का इंतजार करते हैं, उनके लिए वैसा समय कभी भी नहीं आता, और फलतः ऐसे व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को, सामुदायिक लक्ष्यों को और राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो आपके पास समय है उसी को आप लोग सही साबित करके दिखाइए। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी संपूर्ण मानवता का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि इतिहास में केवल उसी को स्मृति पटल पर रखा जाता है जिसमें समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपनी शक्ति के आधार पर नीति को बदला है। इतिहास में जितने भी महान शासक हुए हैं उन सब में यह बात सर्वसाधारण है कि उन्हें स्वयं की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास था, क्षमताओं पर। और आप देखते हैं कि भाग्य पर भरोसा किए बिना ये स्वयं अपनी दिशा निर्धारित करते थे। उदाहरण अवश्य डालें। आप देखते हैं जो कॉपी चेक करता है उसने सुझाव दिया है, इन्हें उन राजाओं के नाम बता सकते हैं। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी माना जाता है कि मनुष्य अपना भाग्य एवं स्वयं निर्धारित करता है। कर्म नियम का सिद्धांत इसी आधारभूत मान्यता पर टिका है कि मनुष्य का वर्तमान जीवन आप देखते हैं कि उसके पूर्व जीवन के कर्मों का फल है, और उसका भविष्य जीवन वर्तमान के कर्मों का फल होगा। अर्थात मनुष्य का वर्तमान ही उसके भविष्य का निर्धारण करता है, और ना कि आने वाला समय। समय का एकमात्र पहलू यह है कि इसे टाला नहीं जा सकता है। समय नित्य व शाश्वत है, यह हमेशा से था और वर्तमान में भी है, और भविष्य में आप देखिए हमेशा रहेगा भी। और परंतु यह समय अपने आप में सही या गलत नहीं होगा, बल्कि उसकी इस प्रामाणिकता का निर्धारण मनुष्य विशेष हेतु मनुष्य विशेष के वर्तमान के कर्म निर्धारित करेंगे। और इसका आशय यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति, समुदाय या राष्ट्र अच्छा भविष्य चाहता है तो उसे वर्तमान पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और आर्थिक क्षेत्र में नियोजन प्रणाली के साथ भी ऐसा है। आरंभ में विकास प्रक्रिया में माना गया है कि यदि विकास प्रक्रिया में हमें पंचवर्षीय योजनाएं भारतीय संदर्भ के माध्यम से मुख्य क्षेत्रों पर सर्वाधिक ध्यान केंद्रित करें तो समय आप देखिए समय के साथ उसका लाभ अन्य सभी क्षेत्रों में विस्तृत हो जाएगा। इसे ही आप देखिए तकनीकी भाषा में अंधोमुखी रिसाव कहा गया है, परंतु वास्तव में ऐसा कभी हुआ नहीं है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना अन्य योजनाओं या फिर आप देखिए वर्तमान में चल रही योजनाओं में आप देखिए लक्ष्य निर्धारित किए, परंतु शायद ही कोई योजना के लक्ष्य को समय पर या फिर आप देखिए समय से पूर्व पाया गया हो। यह दर्शाता है कि समय की प्रतीक्षा करने के बजाय योजना की सफलता हेतु वास्तव में जमीनी स्तर पर उसके समृद्ध विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता होती है। और आप देखिए समय पर योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाना यह मानवीय एवं संस्थागत प्रयासों की असफलता व निष्क्रियता को दर्शाता है। और इसकी ओर जिन जिन योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रयास किए गए उनके हमेशा सकारात्मक परिणाम सामने आए। आशा है कि समय अपने आप में समुचित कहीं नहीं होता है, उसे केवल और केवल सामूहिक संस्थागत एकजुट प्रयास से समुचित बनाना पड़ता है। और परंतु आप देखिए यही समय की अवहेलना की गई तो उसके विपरीत परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ है पर्यावरण के मामले में संपूर्ण विश्व समुदाय को सामना करना पड़ रहा है। और वर्तमान में आप देखिए वैश्विक चुनौतियों यथा ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र जल स्तर में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के कारण चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति व
स्थानिकता में परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ता उत्सर्जन, सभी प्रकार के प्रदूषण की वृद्धि तथा इन सब के कारण हो रही जैव विविधता को हानि कहीं ना कहीं मनुष्य द्वारा समय के महत्व की अवहेलना या स्थार्थ का परिणाम है। और राष्ट्र सत्यों के बिना आगामी नीतियों की परवाह किए अतिशय औद्योगिकरण के कारण इन समस्याओं को जन्म दिया है और समय के प्रति दूरदर्शिता के अभाव ने ऐसी समस्याओं को पैदा किए हैं। आईपीसीसी व अन्य कई पर्यावरणीय व पारिस्थितिकी से संबंधित संस्थाओं का अनुमान है कि 21वीं सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 2 से 4% की वृद्धि हो सकती है। यहाँ समय की उचितता यही है कि आज से करीब 83 वर्ष बाद इस सदी के को समाप्त होना इसे टाला नहीं जा सकता है, परंतु आप देखते हैं कि यदि उचित समय के आने की प्रक्रिया करने के बजाय संपूर्ण वैश्विक समुदाय द्वारा एकजुट होकर इस दिशा में प्रत्येक प्रयत्न किए जाएं तो पर्यावरण संबंधी इन अनुमानित परिणामों को अवश्य बदला जा सकता है। अर्थात उचित संगठित एवं अथाह प्रयासों के माध्यम से 21वीं सदी के अंत तक होने वाले इस संभावित परिणामों को टाला जा सकता है और या फिर उनकी तीव्रता कम की जा सकती है। स्पष्टता ऐसा होना या ना होना केवल और केवल मानवीय प्रयासों पर निर्भर करता है, समुचित समय के आने पर नहीं। ऐसा ही कुछ सतत विकास लक्ष्यों SDG के साथ है और मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि जो 17 सतत विकास लक्ष्य हैं उनके बारे में जरूर याद रखिए, उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सहस्ताब्दी विकास लक्ष्य जो MDG हेतु तय अंतिम वर्ष 2015 के पश्चात नई रणनीति के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में वर्तमान विश्व समुदाय द्वारा सामना की जा रही है चुनौतियों, चाहे वह करीब 825 मिलियन लोगों की गरीबी में जीवन यापन की हो, भूखमरी, अच्छा स्वास्थ्य एवं देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक असमानता को कम करना, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, वहनीय स्वच्छ ऊर्जा, उचित कार्य एवं आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार व आधारित संरचना की उपलब्धि, अंतर्देशीय व अंतर्देशीय असमानताओं को कम करना, सतत शहर व समुदायों का निर्माण, जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्यशील आप देखते हैं जल के नीचे जीवन, भूमि पर जीवन, शांति, न्याय व निष्पक्ष संस्थाओं की स्थापना तथा उपयुक्त सभी हेतु वैश्विक भागीदारी से इन सभी चुनौतियों से को निपटने हेतु तथा इन दिशा में निर्धारित सकारात्मक व निषेधात्मक लक्ष्यों की 2030 तक प्राप्ति केवल और केवल संगठित सामूहिक प्रयासों से ही संभव हो सकती है, ना कि 2030 के आने के इंतजार के द्वारा। और समय के हाथ में कोई जादुई छड़ी नहीं है कि उसकी आप देखिए सहायता से समुचित समय आ जाए, ना ही समय के पहिए या फिर काल चक्र का अच्छी बुरी समयावधि में ऐसा कोई विभाजित की समाप्ति के बाद अच्छा समय आएगा। वस्तुतः ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संदर्भ में जो एकमात्र सत्य है वह है कि समय नित्य है और शाश्वत है, इसे नियत समय पर आने से कोई नहीं रोक सकता है, या हाँ समय के साथ आने वाले परिणामों को अवश्य रोका जा सकता है और पीछे लाया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये परिणाम हम पर और हमारी कार्य की दिशा और प्रकृति पर निर्भर करते हैं। हालांकि इसी के साथ यह भी आप देखते हैं और कर्म के बदले प्राप्त होने वाले परिणाम को बदला नहीं जा सकता है जब तक कि कर्म में बदलाव ना लाया जाए। इसी संदर्भ में भागवत गीता में निष्काम कर्म के बारे में कहा गया है और आप देखते हैं कि कर्मण्यधिकामस्ते मा फलेषु कदाचन, और आशा है कि कर्म करना ही हमारा ध्येय है, परिणाम हमारे बस में नहीं है। कर्मों के अनुरूप परिणाम या फल मिलना निश्चित है। इसी में आप देखिए यह भी नियत है कि शुभ कर्मों का फल शुभ, अशुभ कर्मों या अतिशय औद्योगिकीय का फल अशुभ, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग मिलना निश्चित है। और सार रूप से कहा जा सकता है कि आप देखिए समय अपने आप में समुचित या अनुचित नहीं होता है। व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र या संपूर्ण वैश्विक समुदाय की गतिविधियों उनके परिणाम उनके में सही या गलत होने का भाव उत्पन्न करते हैं। इसी में आप देखते हैं कि यह भी निहित है कि भाग्यवादी होने में कोई उचित नहीं है। पुनः कर्म या प्रयासों की प्रकृति, तीव्रता व दिशा को परिवर्तित कर समय में अनुकूल अर्थ या सही या गलत का भाव उत्पन्न करना मनुष्य के अपने वश में है। और आप देखते हैं कि अतः आवश्यकता है कि स्वार्थ से परार्थ, लघुता से प्रभुता तथा स्वयं के उत्थान से सर्वोदय होते हुए अंत्योदय की ओर बढ़ने की है। अच्छा प्रयास है, आप देखिए बताया जा रहा है। कुछ अन्य आयाम जैसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, SII,
और आंतरिक सुरक्षा, इन पर भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए, ये कहा जा रहा है। याद रहे कि पृथ्वी हमने अपने पूर्वजों से विपरीत विरासत में ग्रहण की है। क्या? अपने पूर्वजों से। और अभी तो इसे हमने अपनी भावी पीढ़ियों से ऋण स्वरूप ग्रहण कर रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हमें उन्हें उजड़ी धरती, जहरीली नदियाँ, प्रदूषित हवा ना देकर एक सतत, धारणीय और विविधतापूर्ण एवं स्वच्छ पृथ्वी प्रदान कर, ताकि मनुष्य व अन्य जीव जगत के विकास की यह प्रक्रिया, आप देखेंगे कि प्रक्रिया निरंतर जारी रहे सके। समय की सबसे बड़ी सीख भी यही होगी, हम इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य की दशा व दिशा में निर्धारित करें। ये आप देखिए, इन्हें 125 नंबर में से 50 नंबर दिए गए हैं। कितने? 50 नंबर इन्होंने इसमें हासिल किए हैं। आप भी बता सकते हैं कि इसमें, इस निबंध में और क्या सुधार किया जा सकता था। आप लोग क्या लिख सकते थे कि किस तरह से और नंबर पाए जा सकते थे। जरूर अपनी सलाह दिया करिएगा। अब चलिए हम लोग सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। और यहाँ भी आप लोगों को 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 विषय आपको दिए गए हैं खंड बी में, और इनको भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए चारों को, और इनमें से एक टॉपिक का चुनाव करना है, उस पर आपको निबंध लिखना है। पहला टॉपिक कह रहा है कि सार्वलौकिक आधार आय की परिकल्पना गांधी जी के बिना कार्य के धन अर्जन के विचार का विरोधाभास है। दूसरा कह रहा है युद्ध से बचने के लिए क्या बेहतर है, आक्रामकता या शांति। तीसरा कह रहा है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। 4 कह रहा है बुजुर्गों का हाथ थामना अभी या कभी नहीं। और ये देखिए, एक और बात आप लोगों को बता दूं, देखिए निबंध बार बार रिपीट तो होते नहीं है कोई किसी एक ही टॉपिक पर, बिल्कुल एक जैसा निबंध। इसलिए आप लोगों को अगर कला आ गई ना निबंध लिखने की, तो फिर कोई भी टॉपिक आया, कोई भी विषय पर आ जाए, आप लोग बहुत बेहतर निबंध लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन सा टॉपिक का चुनाव किया है। अब देखिए, इन्होंने तीसरा टॉपिक चुना है, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को संसाधनों के साथ साथ स्रोतों में भी विविधता लाने की आवश्यकता है। और आप देखें कि एमडीजी इंडेक्स, देखिए सहस्ताब्दी विकास लक्ष्यों के बाद की अवधि हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 से 2030 की अवधि के लिए घोषित सतत विकास लक्ष्यों में 7वां लक्ष्य वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धि सुनिश्चित करता है। देखिए यूएन की बात हो रही, संयुक्त राष्ट्र की, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी ना, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। और मैं हर बार जब भी आप देखते हैं कि एसडीजी इंडेक्स की बात होती है तो कहता हूं कि इन्हें सब तरह को कंठस्थ याद कर लीजिए, ये आपको प्रीलिम्स में फायदा पहुंचाएंगे, मुख्य परीक्षा में निबंध में पहुंचाएंगे, आपको इंटरव्यू में भी आप लोगों को मदद देंगे। वर्तमान दौर में तीव्र गति से वैश्वीकृत एवं प्रतिस्पर्धी संसार में किसी भी देश के समावेशी, सतत, धारणीय एवं तीव्र विकास को सुनिश्चित करने में ऊर्जा सुरक्षा एक निर्धारक कारक की भूमिका में है। तीव्र एवं मशीनीकृत एवं औद्योगिकीकृत संसार में ऊर्जा क्षेत्र ने न केवल व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अपितु अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी ऊर्जा कूटनीति के नए दौर का सूत्रपात किया है। और परिस्थितियों में सबसे अधिक निश्चिंत केवल वही राष्ट्र हो सकता है जिसके पास पर्याप्त ऊर्जा सुरक्षा हो। इस हेतु न केवल संसाधनों की बहुलता आवश्यक है, अपितु आप देखेंगे कि ऊर्जा के संभावित स्रोतों की विविधता की उतनी ही महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति से बचा जा सके। और आप देखेंगे भारतीय संदर्भ में ऊर्जा सुरक्षा के 2 पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। पहला है ऊर्जा संसाधनों की विविधता और दूसरा है ऊर्जा स्रोतों की विविधता। इन दोनों में प्रत्येक में अंतर्देशीय, अंतर्राज्यीय एवं अंतर्देशीय परस्पर देशों, संसाधनों व स्रोतों पर पहुंच महत्वपूर्ण है। और जहां तक आप देखिए संसाधनों का मसला है, इस संदर्भ में आप देखिए इन्हें 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। भारत में परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधन, कोयला, गैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। वहीं आप देखिए कि गैर परंपरागत साधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि प्रमुख हैं। इन दोनों के अलावा हाल ही के दिनों में सेल गैस हाइड्रेट्स, टाइट गैस आदि नए क्षेत्रों के रूप में भी उभरे हैं। आप देखेंगे दिसंबर 2015 में संपन्न पेरिस जलवायु समझौते को पूर्व ही भारत ने राष्ट्रीय, आप देखिए
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर इन संदर्भ में अपने लक्ष्य निर्धारित किए, जिसके तहत भारत 2030 तक अपनी उत्सर्जन गहनता को 2005 के स्तर से 33 से 35% तक कम करेगा। और इसी के साथ आप देखेंगे भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं कम से कम 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और याद रहे कि इसी दिशा में भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा मिशन के तहत 2022 तक 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये आप देखिए 2017 का निबंध है ना, तो 2022 आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आप देखते हैं इसमें से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा, आप देखिए 60 गीगावाट पवन ऊर्जा से आप देखिए 10 जल विद्युत ऊर्जा, 5 आप देखते हैं अन्य ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित करने का लक्ष्य है। ये पर्यावरण के लिए भी हितैषी है। संसाधनों में विविधता फैलाने के क्रम में हमें परंपरागत ऊर्जा संसाधनों तथा यथा जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों के स्रोतों में व नए क्षेत्रों की खोज की बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में गोदावरी कृष्णा बेसिन पूर्वोत्तर भारत के जीवाश्म ऊर्जा संसाधनों की क्षमताओं को अनुक्रय दोहन नहीं हो सका। और आप देखिए इसी के साथ साथ बॉम्बे हाई अलावा पश्चिमी तट पर पश्चिमी राजस्थान गुजरात के क्षेत्रों में विशेषता बाड़मेर बीकानेर में भी व्यापक संभावनाएं हैं जिनके दोहन की आवश्यकता है, ये भी कहा जा रहा है। और परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में हमें हमारे परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को तीव्र करना पड़ेगा ताकि उपलब्ध संसाधनों विशेष का केरल के मोनोजाइट बालू में प्राप्त थोरियम व पूर्वोत्तर राज्यों से यूरेनियम का निष्कर्षण तकनीक में आप देखिए विकसित की जा सके। और स्वच्छ ऊर्जा का क्षेत्र भारत में असीम संभावना है। भौगोलिक स्थिति के दृष्टिकोण से भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जहां साल भर में करीब 300 दिन अच्छी धूप प्राप्त होती है। और सौर ऊर्जा भारत हेतु एक ऊष्मीय ऊर्जा संसाधन उपलब्ध करा सकती है। अब आप देखिए भगवान ने इतना अच्छा हमें जगह रखा हुआ है तो उसका फायदा तो उठाना चाहिए। हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि लागत प्रभावी तकनीक का विकास किया जा सके। और इस संदर्भ में बड़े सौर ऊर्जा पार्कों के साथ साथ लघु सौर ग्रिकों, फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा, सोलर रूफटॉप तकनीक, सोलर सेल, सौर ऊर्जा पंप एवं अन्य सभी उपलब्ध विकल्पों के बराबर दोहन की आवश्यकता है। और आप देखेंगे भारत की बेहद तटीय सीमा विशेषता तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र आप देखिए रेगिस्तान का थार मरुस्थल, लद्दाख क्षेत्र, गुजरात का कच्छ क्षेत्र पवन ऊर्जा हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। इनकी क्षमता के अनुरूप दोहन की आवश्यकता है, इसका भी फायदा उठा सकते हैं। जल विद्युत के क्षेत्र में आप देखिए हिमालयी राज्य विशेषता पूर्वोत्तर भारत असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। पूर्वोत्तर भारत में आप देखिए जल विद्युत में निवेश न केवल ऊर्जा असुरक्षा में वृद्धि करेगा अपितु उग्रवाद समावेशी विकास में भी बढ़ावा देगा। और आप देखिए जल विद्युत के संदर्भों में आप देखिए विभिन्न बांध परियोजनाएं यथा चंबल, भाखड़ा नागल, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसी के साथ असंख्य छोटी छोटी परियोजनाएं को भी आप देखिए सभी राज्यों में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। और इस संदर्भ में जल विद्युत ऊर्जा के स्थानीय स्रोतों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा के नए उभरते क्षेत्र जिसमें आप देखिए सेल गैस हाइड्रेट्स मुख्य हैं। भारत में इनकी खोज को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई हेल्थ पॉलिसी इस दिशा में प्रशंसनीय कदम है, प्रशंसनीय, जो कि एकल लाइसेंस के माध्यम से आप देखिए ही सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की खोज को बढ़ावा देती है। और सेल गैस के संदर्भ में आप देखिए कृष्णा गोदावरी बेसिन व खंबात खाड़ी क्षेत्र संभावित स्रोत माने जा रहे हैं। और इस संदर्भ में और अधिक खोज व अनुसंधान हेतु विविध आवंटित करने की आवश्यकता है। ऊर्जा संसाधनों की विविधता के साथ साथ इसी की प्राप्ति के स्रोतों में विविधता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भारत सकल स्तर पर एक ऊर्जा घाटा वाला देश है, अर्थात इसे अपनी ऊर्जा आवश्यकता हेतु आयात पर भी निर्भर रहना पड़ता है। ऊर्जा के विविधता में भी आंतरिक व बाह्य स्रोत दोनों में विविधता आप देखते हैं कि दोनों में विविधता समान रूप से महत्वपूर्ण है। और आप देखिए बाह्य ऊर्जा स्रोतों के विविधीकरण में भारत में जल विद्युत के क्षेत्र में भूटान व नेपाल में भी व्याप्त असीम संभावनाओं की लाभ प्राप्ति हेतु इन दोनों देशों को अनुदान ऋण उपलब्ध कराकर वहां जल विद्युत संयंत्रों के विकास में मदद करने की रणनीति
अपना ये है। और भारत इन दोनों ही देशों से जल विद्युत खरीदता है। 2008 के एक समझौते के अनुसार भारत ने भूटान में 2020 तक 10,000 किलो भार जल विद्युत क्षमता के विकसित करने का निर्णय किया है इसमें। और आप देखिए ऊर्जा के बाह्य स्रोतों में विशेषता और गैस व पेट्रोलियम हेतु भारत परंपरागत रूप से मध्य पूर्व एशियाई राष्ट्रों पर निर्भर रहता है। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का काफ़ी बड़ा हिस्सा, लगभग आप देखिए 3/4 हिस्सा इन्हीं राष्ट्रों से खरीदता है। हमारे पास आप देखिए खुद के संसाधन नहीं है, हमारे पास इतना नहीं है, तो हम लोग भारत से खरीदते हैं। ऐसी स्थिति में इन राष्ट्रों में ऊर्जा व गैस कच्चे तेल की कीमतों का प्रभाव भारत को प्रभावित करता है। अतः इसके प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु विविधीकरण आवश्यक है। और हाल ही के वर्षों में अमेरिका व देशों में शैल गैस से आई क्रांति ने भारत मध्य पूर्व निर्भरता कम की है। और भारत अब अमेरिका से बाकी बड़ी मांग तेल गैस खरीदता है। शैल गैस के उत्पादक राष्ट्रों के साथ ऊर्जा संबंधों को गहन करने की आवश्यकता भी है। और निबंध हमेशा पैराग्राफ में लिखा करिएगा, पॉइंटों में मत लिखा करिएगा। असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग एक ही अन्य क्षेत्र है। भारत की एक जिम्मेदार परमाणु ऊर्जा आप देखते हैं कि रोम में छवि रही है, और यह भी इस दिशा में भू रणनीतिक स्तर पर प्रगति हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान आदि राष्ट्रों के साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते किए, परंतु धरातलीय स्तर पर अभी सच्चे अर्थ में बड़े स्तर पर आदान प्रदान आरंभ नहीं हुआ है, और इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही अन्य राष्ट्रों के साथ भी परमाणु ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना जरूरी है। भारत को एनएसजी में शामिल होने के अपने प्रयासों में निरंतर जारी रखने की आवश्यकता है। और आप देखते हैं कि स्वच्छ ऊर्जा के संदर्भ में दिसंबर 2015 पेरिस सम्मेलन के दौरान आप देखिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस, जिसके करीब 120 के आसपास सदस्य राष्ट्र हो गए हैं, व्यापक सहयोग, वित्तीय एवं तकनीकी मुद्दों पर प्रगति अपेक्षित है। और ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के बाह्य स्रोतों में दक्षिण पूर्वी एशियाई भारतीय संदर्भ में अधूरा सा और भारत, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, बुनोई अन्य आसियान राष्ट्रों के साथ अलग अलग और दक्षिण के प्लेटफॉर्म पर अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं हेतु आप देखिए स्रोतों के तलाशने की कोशिश कर सकता है, वैकल्पिक स्रोतों के। हालांकि हाल ही में वियतनाम व म्यांमार के संदर्भ में कुछ प्रगति हुई है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। इस संदर्भ में एक्ट ईस्ट नीति की भावना के अनुरूप तथा पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा विकास आवश्यकताओं में म्यांमार के साथ ऊर्जा संबंधों का पूर्ण क्षमता में दोहन अत्यंत आवश्यक है। और इन वैश्विक प्रयासों के साथ साथ आप देखिए भारत को अपने अंदर भी सभी राज्यों में उनकी औद्योगिक व भौतिक विशेषताओं के अनुरूप विविध ऊर्जा स्रोतों की खोज विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता। उदाहरण की जीवाश्म ऊर्जा के संदर्भ विशेषता गैस व तेल के क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर का क्षेत्र अभी तक अधूरा सा है। और ये आप देखिए थोड़ी शुद्धता शब्दों में जरूर रखिएगा, वहाँ असीम मात्रा की स्रोतों की पुष्टि हुई है। पुनः गुजरात का कच्छ क्षेत्र, पूर्वोत्तर भारत में जल विद्युत, हिमालयी राज्यों में जल विद्युत, तटीय प्रदेशों में विशेषता खंबात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा, हिमाचल प्रदेश में आप देखिए भूतापीय ऊर्जा, मध्य पूर्वी राज्यों में कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को बदलाव देने की आवश्यकता है। और यहाँ देखिए थोड़ा ध्यान रखा करिएगा, अगर इसमें थोड़ी भी मेहनत करें ना। इसके अलावा प्राप्त विद्युत की वितरण पारगमन में भी सुधार अपेक्षित। इस संदर्भ में आप देखिए ओपन एक्सेस नेट जैसे विकल्पों के पूर्व दोहन की आवश्यकता है। डिस्कॉम्स की समस्याओं को सुलझाने हेतु उनका योजना को और सुदृढ़ बनाने, खाता पैमाने की गैस तक गरीब वर्गों की पहुंच सुलभ खाना पकाने वाली गैस तक गरीब वर्गों की पहुंच सुलभ कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और विस्तार की कराया जा सकता है। भारत में आज भी करीब आप देखते हैं कि तिहाई परिवारों की विद्युत कनेक्शन तक पहुंच नहीं है। इस संदर्भ में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना को तीव्र करने की आवश्यकता है। और आप देखिए निष्कर्षतः 21वीं सदी में केवल वही राष्ट्र इस विश्व का नेतृत्व कर सकेगा जिसके पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर लिए। भारत में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। ऊर्जा ही विकास के इस खेल रेल का इंजन है। ऊर्जा संसाधनों व स्रोतों को विविध करते हुए ऊर्जा कूटनीति के माध्यम से आप देखते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा सुरक्षित की जा सकती है। इसमें अब आप देखिए 53 नंबर मिले हैं ना इसमें, 125 में से 53। इस तरह से आप देखेंगे दोनों निबंध में इनके टोटल नंबर कितने थे,
103 नंबर, यानी कि 250 में से आप देखिए 103 नंबर इन्हें मिले हुए थे। चलिए, तो अपना सुझाव जरूर दीजिए, आप क्या सोचते हैं, कुछ सोचा है या नहीं सोचा है, वो सब आप लोग बताइए जरूर।